प्रोफाइल जानेंगे इन एक्सेस के अंदर, तो वो कह रहे हैं वाई प्लस कुछ which do not dissolve in excess। अब देखें, अब नजर आ रही है? ऐसे यस सर भाई। ओके, वेव्स एंड सुपरपोजिशन में हमारे पास जनरल वेव्स का बेसिकली हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जनरल वेव्स, एंड दैट इज लेक्चर नंबर 2 फॉर यू। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कल जो डिस्कशन की थी वो वेव के बारे में थी कि हम लोग वेव को कैसे हैंडल करेंगे अगर हमारे पास वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। सो टुडे वी हैव सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स एंड वन ऑफ देम इज योर इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव पे बात कर, जस्ट एक मिनट होल्ड। ओके सॉरी यार, वापस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लेक्चर नंबर 2 था हमारा वेव्स का, जिसमें हम लोगों ने बात करनी थी इंटेंसिटी की, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि इंटेंसिटी इज हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द वेव थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास किससे है, एनर्जी से है। सो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द वेव, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय वेव, ठीक है, पर यूनिट टाइम। आपसे इसकी डेफिनेशन भी मांगता है और आपसे इसकी कैलकुलेशंस भी मांगता है, पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया। ठीक है, इज इट क्लियर? अब जब हम लोग इस पे बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो वी कैन से दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, आपके पास पावर होती है, एंड पावर डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास एक्चुअली इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज दिस वन, दैट इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। सो पावर प्रोपगेटेड बाय अ वेव पर यूनिट एरिया भी मैं कह सकता हूँ। सो पावर प्रोपगेटेड बाय अ वेव पर यूनिट एरिया, propagated mean transferred by a wave per यूनिट एरिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास इसका जो यूनिट है दैट इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। इसका यूनिट आपको क्या हो जाएगा, वॉट पर स्क्वायर मीटर। और अगर आप क्योंकि एएस में है तो यू हैव टू टॉक अबाउट द एसआई बेस्ड यूनिट्स। सो एसआई बेस्ड यूनिट्स में वॉट आपका होता है केजी m स्क्वायर s माइनस 3 एंड देन इट वुड बी m माइनस 2, क्योंकि मीटर है, मीटर स्क्वायर है नीचे, एरिया तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, सो इट वुड बी कैंसल्ड आउट। सो दिस विल गिव यू kg s माइनस 3। तो आपके पास इंटेंसिटी का जो SI बेस यूनिट है वो आपके पास क्या है, इट्स SI बेस यूनिट एक्सप्रेशन इज kg s माइनस 3। ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब there are some factors which affect the intensity. Factors affecting intensity. Affecting intensity. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके इंटेंसिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं? वन ऑफ देम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो जितना आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वेव की इंटेंसिटी होगी। So I can say that
intensity is directly proportional to square of frequency of the wave. आपने ये एक इक्वेशन लाजमी याद रखनी है. This is asked to you. ठीक है, ये f है. Secondly, second is the amplitude of the wave. ठीक है, क्या है जी? Amplitude of wave. Amplitude of wave. So amplitude of the wave की बात जब हम लोग कर रहे थे, so I can say that A is the amplitude of the wave. So amplitude is the highest or the maximum displacement for a particle from its main position. So I can say that it is directly proportional to amplitude square. ठीक है, ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है. ये दो वेव्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है. एंड थर्ड फैक्टर इज दैट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि इसके साथ यूँ लिख देता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के साथ जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं मेरी आवाज़ दूर जाती जाएगी, आवाज़ की इंटेंसिटी कम होती जाएगी. तो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स पर भी आपकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है. तो इफ आई से दैट दिस फैक्टर इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, एक्स कर लेते हैं इसको. सो दिस इज बेसिकली कि जैसे आप बोलते जा रहे हैं, तो लेट्स से जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ, सो हियर वॉट एवर द पावर जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स या वेव, तो लेट्स से एट दिस डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है और इंटेंसिटी आपकी आई है. ये डिस्टेंस आपका 2x हो गया, तो इंटेंसिटी आपकी क्या होगी? I/4 होगी, क्योंकि डिस्टेंस डबल होगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी. डिस्टेंस आपका 3x हो गया तो इंटेंसिटी आपकी I/9 होगी. डिस्टेंस आपका 4x हो गया, ठीक है, तो इंटेंसिटी आपकी कितनी होगी? I/16 होगी. सो इन दिस वे इट इज जस्ट लाइक अ बीम लाइट. आप यहाँ से कोई वेव लाइट की वेव जनरेट कर रहे हो या लाइट जनरेट कर रहे हो, बीम ऑफ लाइट जनरेट कर रहे हो, तो जितना जितना आप दूर लाइट को जाने देंगे, इतना इतना उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. तो डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स वी विल टॉक अबाउट इंटेंसिटी. तो पहले मैं ये कर लेता हूँ कि इंटेंसिटी को हम लोग यूं कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ इसका रिलेशन बना लेते हैं. सो यू पीपल हैव रेड दिस इक्वेशन कि दैट इज इक्वल्स टू के एफ स्क्वायर ए स्क्वायर. ये जो के है ना, या के ए स्क्वायर एफ स्क्वायर भी इक्वेशन लिखी जाती है, और इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए स्क्वायर एफ स्क्वायर. तो दिस ए इज एम्पलीट्यूड एंड एफ इज योर फ्रीक्वेंसी. तो ये आपके पास इंटेंसिटीज के और एम्पलीट्यूड का रिलेशन है. अब आपके पास दो वेव्स का जब हम लोग एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं ना, तो इंटेंसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या बन जाता है? कंपैरिजन ऑफ टू वेव्स. और अक्सर आपका क्वेश्चन इससे आता है, comparison of waves with respect to their frequency, amplitude and intensity. ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हमने इसको डिस्कस करना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं फिर कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी का ये जो मैं आज टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके पास आगे इंटरफेरेंस तक चलेगा, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से समझना है. ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास कंपैरिजन के लिए, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ वेव विद इंटेंसिटी आई, ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से आता है. मैं उसको पहले एड्रेस कर लेता हूँ कि बेसिकली अगर हमें वेव्स के ऊपर बात करनी हो, तो लेट्स से आई हैव अ वेव विद सर्टेन इंटेंसिटी एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये आपके पास टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड है. सो एम्पलीट्यूड आपको मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड इज दिस डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन. आप इसको एम्पलीट्यूड कर लीजिए, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो लेट्स से दिस इज योर वेव पी. इसको हम लोग वेव पी कह देते हैं. विद ग्रीन कलर में इसको मार्क कर लेता हूँ, विद वेव पी. तो इट्स एम्पलीट्यूड इज लेट्स से 1 सेंटीमीटर. ठीक है, और लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इज सपोज 20 हर्ट्ज. कितनी है? 20 हर्ट्ज है. तो ये तो खैर इसका हो गया ना एम्पलीट्यूड, और ये इसकी हो गई जी फ्रीक्वेंसी. तो सपोज इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपके पास है जी 30 वॉट पर स्क्वायर मीटर. ये आपके पास ग्रीन वाली वेव की सारे के सारे स्पेक्स हैं. अब मेरे पास एक और वेव है ब्लू वन, उसका हम एम्पलीट्यूड और ये सारी चीजें देख लेते हैं. ब्लू वेव हैज द एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2
centimeter, its frequency is same as 20 hertz. What will be the intensity of this blue wave? आपके पास मैं इसका एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ, वेव ड्रॉ कर लेते हैं, डबल हो गया इसका एम्पलीट्यूड। जब इसका एम्पलीट्यूड डबल होगा तो यू कैन ड्रॉ दिस इन दिस वे। ठीक है, आपने वेव डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी उतनी रखी। फ्रीक्वेंसी उतनी होने का मतलब ये है कि आपकी जितनी वेव्स पहले ग्रीन वाली कंप्लीट हो रही हैं उतनी ही वेव्स आपकी ब्लू वाली भी कंप्लीट हो रही हैं। सो आई कैन नेम दिस वेव एज वेव क्यू। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाँ जी, intensity of wave 1 divided by intensity of wave 2 is equals to amplitude of wave 1 divided by amplitude of wave 2 का whole square, because square के ऊपर related है, into frequency of wave 1 divided by frequency of wave 2 इसका square। तो मैंने आपको ये बताया कि they have same frequency, तो आपके पास second factor will be gone। तो आपके पास इक्वेशन, रिमेनिंग इक्वेशन हो जाएगी I1 divided by I2, that will be equal to A1 divided by A2 का होल स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस होल स्टफ, तो मेरे पास कैलकुलेशंस क्या बनेंगी? क्या कैलकुलेशंस बनेंगी जी? दैट इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 इज गिवन टू यू, इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 इज अननोन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 इज 1 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 इज 2 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर लिया आपने, तो आपके पास इंटेंसिटी आ गई। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो न्यू इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए I2 को मैंने सब्जेक्ट बनाना है, तो I2 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स I1, इजंट इट? आपने एम्पलीट्यूड डबल किया तो आप देखो इंटेंसिटी आपके पास कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई ना। इज इट क्लियर? विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 30, क्योंकि मैंने उसकी 30 वॉट पर स्क्वायर मीटर रखी थी, तो ये 120 वॉट पर स्क्वायर मीटर हो गई इंटेंसिटी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर 30 कैसे आया मगर वो पहले वाली का? 30 मैंने नहीं, ये मैंने यहाँ पे 30 दिया था, ग्रीन वाली का 30 था, मैंने अज्यूम किया था, सपोज अज्यूम किया था ना, वो कैलकुलेशन में तो डिफरेंट आएगा ना सर। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपके पास के की वैल्यू पे। ये देखो, मैंने ए की वैल्यू भी दे दी, एफ की वैल्यू भी दे दी, के की कोई जो भी वैल्यू होगी उसकी वजह से हमने कैलकुलेट किया कि आपका जो इंटेंसिटी है वो कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, मैं के को भूल गया। मैंने हाँ, नहीं, के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये सबको समझ आ गया? किस किस ने ज्वाइन कर लिया? यस, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। अच्छा, तौसीक ने ज्वाइन किया है, मुस्तबशिर ने ज्वाइन किया है, और रानिया हबीब ने अभी अभी ज्वाइन किया है, और यस, शाबीब ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गई बात? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 2 इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय A2 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया कि अगर इफ एम्पलीट्यूड of wave 2 is 2 times of amplitude 1, then intensity of wave 2 is 4 times of intensity 1। ये बात जरा सब देखो, सबको समझ आ गई? सही, आप इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं ना पुत्र, वेव्स पे हम लोग। ठीक है, अगर आपके पास वेव 2 का एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो जाए वेव 1 के एम्पलीट्यूड से, तो इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी? 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि एम्पलीट्यूड 2 ऑफ और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 इज n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, तो आपके पास जो इंटेंसिटी हो जाएगी ना सेकेंड वेव की, इट वुड बी n का स्क्वायर। अब आप इसको गौर से देखो, ये 2 का स्क्वायर था I1 के, ये 3 का स्क्वायर था I1 के साथ, और ये आपके पास हो जाएगा n का स्क्वायर ऑफ I1। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि n1 का
स्क्वायर हो जाएगा, आई मीन n स्क्वायर ऑफ i1 हो जाएगा। तो आपके पास जितनी मर्जी एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, तो जनरली आप कर रहे हैं कि लेट से मेरे पास अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 इज सपोज 17 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 विल बी 17 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव 1। ये बात क्लियर है? ये लाजमी याद रखना है, आपसे बहुत कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं इसकी। ये आपका पहला पार्ट था। अब प्रॉब्लम ये, किसी बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा। आपके सिलेबस में एक टर्म यूज की जाती है मोनोक्रोमेटिक वेव्स। क्या है? मोनोक्रोमेटिक वेव्स। Monochromatic waves are those waves, mono stands for single and chrome stands for color, and all those waves which have same color। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है बचपन की, तो वेव्स विद सेम कलर। लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात कर रहे हैं, लाइट पे बात नहीं कर रहे, हम साउंड की बात कर रहे हैं, हम वाटर वेव्स की बात करेंगे, तो कलर तो नहीं होगा वहां पे। तो वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम आर आइडेंटिकल वेवलेंथ। ठीक है, रानिया बात समझ आ रही है बेटा? इनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर द वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स। अब इन मोनोक्रोमेटिक वेव्स के लिए हमारे पास बेसिकली जब भी आपके पास दो वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स हम लोग कंसीडर करेंगे, तो उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखें, दोनों वेव्स को एक ही फ्रीक्वेंसी का रखा था। दे कैन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। जो आपकी मोनोक्रोमेटिक वेव्स होती है ना, ठीक है, दे कैन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, दे कैन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है उनका, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। तो इसलिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई वेव्स इस तरह की बनेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने बात करनी है, तो दोज वेव्स वुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। और अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स नहीं बनेंगी आपकी, तो हमारे पास वो बेसिकली इनको हम लोग एक और मेथड से डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बीट्स कहते हैं। वो आगे चल के हम लोग एड्रेस, उसको हम लोग आगे चल के एड्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब हम लोग कहते हैं, आपके पास ना एक और इंटेंसिटी से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके पास intensities are given but you have to sketch the wave. A case when intensities are given, intensities of two waves is given, लेकिन आपने क्या करना है? but you have to sketch a wave। ठीक है जी, but you have to sketch a wave। ठीक है जी, sketch a wave। ये आपने, ये जिन बच्चों ने वेव्स का टॉपिक कर लिया हुआ है, आप लोग कभी ऐसे क्वेश्चन से इंटरेक्शन हुआ आप लोगों का? यस सर। यस, गुड। तो आपको इंटेंसिटीज गिवन होती हैं और आपको कहा जाता है यार वेव ड्रॉ करो। तो लेट्स से आई हैव अ वेव जिसका मेरे पास सपोज मैं उसके कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ और कुछ इंटेंसिटीज और जो स्केच है वो मैं आपको दे देता हूँ, एक रफ सा स्केच दे देता हूँ आपको। एंड लेट्स से 1 2 3 4 5 6 ये उसका टाइम है सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में, जो भी है। अब आपके पास इसका जो एम्पलीट्यूड है वेव का 0. लेट्स से इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, इसी तरह 0 -1 -2 -3 -4, ये एम्पलीट्यूड है। अब अगर मैं एक वेव ड्रॉ करता हूँ विच हैव द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है, ये मैंने एक रेड वाली वेव ड्रॉ कर ली। आपने इसको 2 ही समझना है, ऑल्दो थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड 2 है। अब मैं आपको एक रफली ये बोल देता हूँ, बल्कि इसको ओके यहाँ इसका स्पेक्स देते हैं आपको।
लेट्स से दिस इज योर आर वेव, रेड वेव या आर वेव। रेड वेव की कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि वेव आर हैज वेव आर, उसके लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जी? इट्स फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज, ठीक है। इट्स एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर, हाँ जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है किसकी? वेव आर की। क्वेश्चन ये आता है, और 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्केच अ वेव, स्केच अ वेव पी विद फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड आपको नहीं पता, इंटेंसिटी ऑफ 400 वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 400 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये आपके पास एक वेव है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और मैंने आपको प्रॉपर्टीज दे दी और मैंने आपको बोला आपने इसको स्केच करना है। स्केच करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए थी, एक आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, वो मैंने आपको दे दी कि आपके पास वेव उतने ही हर्ट्ज में या उतने ही टाइम में जाके कंप्लीट होगी जितने टाइम में आपने पहली वेव ड्रॉ की है। और फिर मैंने आपको ये बोल दिया कि एम्पलीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है। तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मेरे बच्चों आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 का जब आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसका स्क्वायर हो जाता है। तो आपके पास रिक्वायरमेंट किसकी है? एम्पलीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, योर इंटेंसिटी इज गिवन, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे। तो रानिया a2 डिवाइडेड बाय a1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एम्पलीट्यूड, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ i2 डिवाइडेड बाय i1 हो जाएगा। आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, लाजमी याद रखना है। इसलिए अब अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 आपके पास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 आपके पास 400 है और इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 आपके पास कितनी है? 100 है। इसका आप स्क्वायर रूट कर लीजिए, इट वुड बी गॉन। ये देखो, ये 2 जीरोस इसके साथ गए, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यू वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 4 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. सबको क्लियर हो गया? अब आप 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ से कैलकुलेशन करी। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऊपर कैलकुलेशंस की जगह दी जाएगी और फिर आपने स्केच करना है। अब आप नई वेव ड्रॉ करें whose एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर के ऊपर आपने हल्की सी एक लाइन लगानी है अपने पेंसिल से, सो दैट आपके पास ना एक रेफरेंस हो कि ये मेरा 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसी तरह आप 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जाइए एंड ड्रॉ लाइन, ठीक, पेंसिल से करना है। फिर मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है आप इतनी थिक लाइन ड्रॉ करने की, लेकिन मैं क्योंकि इस पे कर रहा हूँ ड्राइंग पैड पे, इसलिए प्रोबेबली ये आगे पीछे हो जाएगी। तो आपने इस वेव को एज इट इज ड्रॉ करना है। ये आपने सेम फ्रीक्वेंसी की वेव ड्रॉ कर ली, बट उसकी पीक आपने क्या कर ली? एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर के ऊपर डाल दिया, दिस वे, ठीक है। ये आपके पास वेव हो गई पी। इज दिस क्लियर? अगर आप ये काम करोगे तो आपके पास नंबर आएंगे, अदरवाइज आपके पास नंबर नहीं आने वाले, ठीक है जी। ये बात क्लियर है? यस सर। सही। अब इसलिए आपने क्या करना है कि जब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि यार मेरे पास जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा और फिर उस एम्पलीट्यूड के साथ मैंने डील कैसे करना है। तो अब मैं इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके जा रहा हूँ कि इफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव 2 इज, इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 इज 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव 1, देन उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 इज 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड 1, ठीक है। बात समझे? अगर आपके पास इंटेंसिटी 2 इज 3 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी 1, देन जो नई वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। इसी तरह करते जाएं करते जाएं, तो आपके पास इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 इज n टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वेव 1,
तो आपके पास उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव विल बी इक्वल टू एन का स्क्वायर रूट आपने लेना है, ठीक है, एन का क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट लेना है। तो मैंने ऐसे ही किया। अब देखो इसी चीज को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे पता है कि I2 इज 4 टाइम्स I1 है ना, यही था ना मेरे पास। अगर मैं इस कैलकुलेशन पे जाऊं तो दिस इज I2, दिस इज I1, I2 इज 400 एंड I1 इज 100। तो मुस्तबशिर I2 कितने टाइम्स है I1 के, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, यस वेरी गुड। तो एम्पलीट्यूड 2 कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 2 विल बी 4 का स्क्वायर रूट इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ 1। यस, वेल डन। तो एम्पलीट्यूड 2 विल बी 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड 1 ऑलरेडी आपका 2 है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये वैल्यू यूज की है। अब क्लियर है। सो ये आपके Yes, sir. पास एमसीक्यूज में और थ्योरी में इक्वली यूजफुल है ये वाला फॉर्मूला, ये जो आपके पास इंटेंसिटी का है। सो इंटेंसिटी से आपका ये क्वेश्चन लाजमी आता है। अब इंटेंसिटी का क्वेश्चन फेज डिफरेंस के साथ मर्ज भी होता है। जो लोग वेव्स कर चुके हैं उनको ये आइडिया होगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस एज वेल। अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ऊपर वेव ड्रॉ की है, यही वाली वेव मैं आपको बोल देता यार ये वेव आपकी 90 डिग्री फेज शिफ्ट भी है इसमें, तो यू हैव टू कंसीडर द फेज शिफ्ट, अदरवाइज आप उसको नहीं कर सकते फेज शिफ्ट के बगैर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। कल हमने एक बात की थी और वो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आज के लिए समझाया था आप लोगों को कि टू पॉइंट्स एट इक्वल पोजीशन एंड इक्वल डायरेक्शन ऑफ मोशन आर कॉल्ड इन फेज पॉइंट्स। ऐसे ही था, यही पढ़ाया था ना कल मैंने। यस। अब एक्चुअली फेज डिफरेंस आपका ये होता है कि कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट से या कोई भी वेव दूसरी वेव से कितने टाइम पीरियड या कितनी कितनी वेवलेंथ आगे पीछे है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड या कितनी वेवलेंथ उससे आगे पीछे है। तो फॉर एग्जांपल हमने कल दो अपने वो किए थे, आपके पास दो ग्राफ्स पढ़े थे मैंने, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक जब हम लोग वेव को डिस्क्राइब करते हैं तो एक हम लोग उसको वेवलेंथ के साथ भेजते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, एक हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम के साथ। भूल गए हो? नहीं। है उसे कॉपी करना है और फिर उस पर क्लिक करना। अच्छा, फेज डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं ये कह रहा था कि कल हम लोगों ने ये बात की थी कि जब आप एक वेव को रिप्रेजेंट करते थे तो कल दो बातें बताई थी कि आप या तो उसके डिस्टेंस को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेवलेंथ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस के साथ, या फिर आप उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस वेव को, उसका वाई एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट ही देगा लेकिन एक्स एक्सिस आपका क्या देगा, टाइम देगा। एक्स एक्सिस आपका क्या देगा, टाइम। ऐसे ही है, इज इट क्लियर। तो मैंने जैसे आपको बोला कि पहली वेव से आपको एक्स एक्सिस से वेव लेंथ मिलेगी और दूसरे पैटर्न पे एक्स एक्सिस से आपको टाइम पीरियड मिलेगा। इस पे सारे एग्रीड हो ना कल की डिस्कशन से। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, वन इज योर पॉइंट पी एंड सेकेंड वन इज योर पॉइंट क्यू, ठीक है, इन द सेम वे पॉइंट पी इज ओवर हेयर एंड पॉइंट क्यू इज ओवर हेयर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स कितना एक दूसरे से लीड कर रहे हैं ऑन द वेव। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस और टाइम by which one point leads or lag the other. तो fraction of wavelength or sorry fraction of length और time आप कर लें और फिर मैं बाद में आपको wavelength के साथ इसको लिंक करके देता हूँ। Length or time by which
ये उसकी डेफिनेशन है, बाय विच वन पॉइंट लीड्स द अदर, लीड्स आर लैग्स द अदर। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना आगे पीछे है विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन ऑफ टाइम और विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, उसको हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, एंड इट्स फॉर्मूला इज either x डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 360 डिग्री, या आपके पास इसका दूसरा फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 2 पाई रेडियन। सो इट हैज टू यूनिट्स, एक यूनिट आपका इसका डिग्री है, दूसरा यूनिट इसका रेडियन है, बट मोस्टली वी मेजर इट इनटू रेडियंस, ठीक है, रेडियंस में हम लोगों ने मेजर करना, तो दैट्स व्हाई 2 पाई रेडियंस आर इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए मैंने 2 पाई और 360 डिग्री को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली वी हैव अनदर फॉर्मूला, t divided by capital T into 360 degree, or t divided by capital T into 2 pi radian। ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने यूज करना है, बस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस, आप इससे लेके चल सकते हो अपनी कैलकुलेशंस को, और अगर आप इनसे कैलकुलेशंस को लेके चलेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे t क्या है और x क्या है। फिर x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिनके दरमियान आप फेज डिफरेंस ले रहे हो ना, x उनके बीच का गैप है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू, सॉरी, बिटवीन टू सब्जेक्टेड पॉइंट्स। जो पॉइंट आप लेना चाह रहे हो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज योर x, ठीक है, एंड वेवलेंथ, lambda is wavelength of the wave, is wavelength of a wave, of a wave। अब दोनों में से किसी एक की वेवलेंथ ले सकते हो, नो इशू। फिर हम लोग बात करते हैं t पे। सो व्हाट इज t एक्चुअली? t इज द टाइम लैप्स बिटवीन, और टाइम लैप्स या टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सब्जेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है जी, बात समझ आ रही है बच्चों? बिटवीन टू सब्जेक्टेड पॉइंट्स, आप जिन पॉइंट्स के ऊपर फेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हो उन दो के बीच का गैप इन रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ कि दिस इज योर ग्राफ 1, दिस इज योर ग्राफ 2, इनमें से इस इक्वेशन के आगे ये दीज टू इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर ग्राफ 1 जब आपकी वेव इस तरह रिप्रेजेंट हो, एंड दीज टू इक्वेशंस आर यूज्ड व्हेन ग्राफ 2 इज गिवन टू यू, ठीक है, एंड दीज टू इंफॉर्मेशंस आर फॉर ग्राफ 1 एंड दीज टू इंफॉर्मेशंस आर फॉर ग्राफ 2। अब आप लोगों को कहीं भूलने की जरूरत नहीं है, एंड कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव, period of a wave या any one of the wave, ठीक है। तो इससे आप क्या कैलकुलेट करते हो? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हो। तो लेट्स से अगर मैं दो वेव्स ड्रॉ करता हूँ और इन दो वेव्स के बीच में मैं कुछ सिंक्रोनियस डाटा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास ये एक टाइम क्लॉक है, इट इज ओवर जीरो पोजिशन, ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है 180 डिग्री है, ये आपको पता है 270 डिग्री है, एंड देन बैक एट दिस इज योर 360 डिग्री, जीरो से आपने शुरू किया था। सो इफ आई हैव एन एरो ओवर हियर और इसको मैं घुमा के लेके जा रहा हूँ 90 डिग्री के ऊपर, राइट, किधर लेके जा रहा हूँ इसको मैं? 90 डिग्री के ऊपर लेके जा रहा हूँ, दिस वे। मीनवाइल आई हैव अ वेव, ठीक है, और उस वेव के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, आई हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू पीपल। ये आपके पास है और मुझे यहाँ पर इसका एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी फॉर माय रेफरेंस, ठीक है,
और एक डॉटेड लाइन मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी फॉर माय रेफरेंस। ये अच्छा, मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास इस वेव को या कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट वेव मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सो आई कैन से दैट दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास डिस्टेंस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो सपोज मैं इसको ना डिस्टेंस के साथ मेंशन कर रहा हूँ ना मैं टाइम के साथ मेंशन कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, दोज पॉइंट्स आर, आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद आपके पास 90 डिग्री मेंशन करूंगा, मैं 360 मेंशन करूंगा एंड सो ऑन। सो लेट्स से दिस इज योर 0 रेफरेंस पोजीशन, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री, दिस इज योर 270 डिग्री, दिस इज योर 270, थोड़ा सा इससे आगे करते हैं, 270 डिग्री, दिस इज योर 360 डिग्री। तो आपके पास कोई भी पार्टिकल जब यहाँ से शुरू करेगा 0 से, तो उस टाइम ये जो ब्लू वाला पार्टिकल सर्कल पे मैंने शो किया हुआ है, दैट पार्टिकल विल बी एट द सेम टाइम, दे आर सिंक्रोनियस। सो आफ्टर 90 डिग्री वेव वाले पार्टिकल की पोजीशन ये हो जाएगी, देन आफ्टर 180 डिग्री वेव वाले पार्टिकल की पोजीशन ये हो जाएगी, देन आफ्टर 270 डिग्री वेव वाले पार्टिकल की पोजीशन ये हो जाएगी, देन आफ्टर 360 डिग्री इट्स पार्टिकल पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल विल बी ओवर हियर। तो आपके पास यू आर हैविंग द वेव शेप लाइक दिस, ये देखिए। सो कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर मैं इन पार्टिकल्स को नाम दे दूं P Q R S, सो दिस वुड बी योर P Q R S, और लेट्स से गोइंग बैक टू T, ये पार्टिकल्स आपसे आपके पास कितने कितने डिफरेंस के बाद पोजीशन हुए? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P एंड Q इज आफ्टर 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज योर 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ऐसी है। पार्टिकल Q एंड R आर अगेन 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे हैं, आपने 90 डिग्री और इसको घुमाया तो यू रीच बैक टू दिस, तो इसका मतलब R इज एट 180 डिग्री। फिर आपका जो S है, S इज एट 270 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 270 डिग्री है, एंड देन गोइंग बैक टू दिस पॉइंट इट मींस दिस इज योर 360 डिग्री। ये बात क्लियर है? इसको आपने डिटेल में देखना है मेरा बेटा। हाँ, दोबारा समझाऊं? यस सर, ये क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वार्टर ऑफ द वेव, अब आप लोग गौर से देखो तो व्हाट इज दिस डिफरेंस, दिस इज लैम्डा बाय 4 और T बाय 4 है ना, ऐसे ही है, T बाय 4 या लैम्डा बाय 4 है। इन द सेम वे दिस वन इज द हाफ मीन क्वार्टर ऑफ योर वेव, इसको भी आप लैम्डा बाय 4 कह सकते हैं या इसको आप T बाय 4 कह सकते हैं, इज इट? तो हर क्वार्टर आपका कितना फेज डिफरेंस पे होता है? 90 डिग्री पे, या आप कह सकते हो पाई बाय 2 पे। तो दिस इज व्हाट, ये आपकी वेव की एक न्यू डायमेंशन है कि आपके पास वेव हर क्वार्टर के बाद 90 डिग्री फेज शिफ्ट ले लेती है, ठीक है, या पार्टिकल हर क्वार्टर के बाद कितने डिग्री फेज शिफ्ट ले लेता है? 90 डिग्री। ये बात क्लियर है? डन। सो अब अगर मैं एक और वेव यहाँ पे साथ में स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास एक और पार्टिकल है लेट्स से, एंड दैट पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन। सपोज 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 हम लोग कोई और कलर उठाते हैं, कोई ये वाला कलर उठा लेते हैं, एक्सट्रीम कलर, यस, ठीक है। तो वो पार्टिकल भी आपका जब मोशन स्टार्ट हुई थी तो दैट पार्टिकल वाज ओवर हियर। सपोज ये पार्टिकल उस टाइम पे यहाँ पे था, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल मेरा टाइम t इक्वल टू 0 पे 90 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल वाज एट दिस पोजीशन सेकेंडली, तो अगर वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, थर्ड पे आपका पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो इट मींस दैट पार्टिकल रीच टू दिस पोजीशन, ठीक है। वो पार्टिकल बैक टू मेन पोजीशन पहुंचा तो ये यहाँ पे पहुंच गया,
और आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 360 डिग्री ये आपका पार्टिकल वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये, तो अब अगर मैं इसकी वेव ड्रॉ करता हूँ तो कैन आई से दैट दिस वेव वुड बी समथिंग लाइक दिस। आप लोग इस पे मेरे साथ एग्रीड हो? ठीक है, Yes. तो अब देखें आपके पास एक डिफरेंस आया ना पार्टिकल्स की मोशन का। ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना आगे पीछे थे? यस रानिया? ये भी चलो शुक्र है बन गई। बताइए, ये जो ब्लू वाला पार्टिकल था और ये जो पिंक वाला पार्टिकल था, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना आगे पीछे थे? 90 डिग्री और नॉट? मेरे बच्चा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर फायदा नहीं है ना इतनी सारी मेहनत करके वेव्स ड्रॉ करने का। द पार्टिकल्स एट 90 degree phase difference are quarter lambda or quarter time period leading or lagging with each other। इस सेंटेंस को आप मतलब मीनिंगफुल समझते हो या नहीं? द पार्टिकल्स एट a distance of the particles at 90 degree phase difference। कितना फेज डिफरेंस है जी? 90 degree phase difference। they are quarter lambda by 4 or t by 4 ahead from each other, ahead of each other। इसको गौर से समझ लो यार, या ये समझ आ गया? अब आप किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स है ना उनकी फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर दो वेव्स ड्रॉ करता हूँ और उन दो वेव्स का फेज डिफरेंस निकालता हूँ तो मतलब दो पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस निकालता हूँ लेट्स से, सो दोस टू पार्टिकल्स कैन बी कंसीडर्ड एज, आपके पास सपोज मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक वेव है, इसके ऊपर लेट्स से हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स हम लोग रख लेते हैं, दिस इज योर पार्टिकल 1 एंड सपोज दिस इज योर पार्टिकल 2। ठीक है, ये आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपको टाइम गैप का पता होना चाहिए। लेट्स से ये 0 है, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 40 और ये आपके पास हो गया 60, देन 80 एंड देन दिस इज योर 100। ऐसे होगा ना, 0 20 40 60 80 100 and then this is your 120। so this is let's say distance x। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पार्टिकल आपका ऑलमोस्ट 10 और ये 5 पे है, और ये वाला पार्टिकल आपके पास ऑलमोस्ट कितने पे है? 40 और 45 पे है। ये कितने पे है? तकरीबन 45 पे है। सो इन दो पार्टिकल्स के बीच का गैप कितना है? दिस इज द डिस्टेंस x। ये आपके पास डिस्टेंस क्या है? x है। सो दिस इज योर x। तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि दिस x इज 45 माइनस 5 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, या जो भी आपके पास यूनिट है सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका वेवलेंथ निकालिए सबसे पहले। तो वेवलेंथ आपके पास कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना वेवलेंथ है इसका? 80 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज योर 80 सेंटीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, ये आपका 80 सेंटीमीटर है। तो अब आप फेज डिफरेंस जब निकालेंगे तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? रानिया, रानिया फेज, आप क्लास में हो? नहीं, मुस्तबशिर है, उसके बाद शाबीब है और तौसीक है। ठीक है, हाँ जी बताइए मुस्तबशिर, आप ही बता दें बेटा। Sir, 180 degree. सॉरी, x डिवाइडेड बाय 180 डिग्री फाइनल आंसर होगा, लेकिन अगर अभी इस तरीके से लिखें तो 40 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 360। यस, 40 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 360 करना है हमने। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इट वुड बी, सारा कैलकुलेट करें जरा। 180 डिग्री। 180 डिग्री, यस।
अब बात समझ आ गई? सो दीज पार्टिकल्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब अगर मैं इसी तरह एक पार्टिकल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला पार्टिकल जो कि आपके पास ऑलमोस्ट 85 पे पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट कितने पे पड़ा हुआ है? 85 पे पड़ा हुआ है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन, और व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल P and this was your particle Q and this was your particle R. तो अब आप में से तौसीक ये कैलकुलेशंस करेगा कि फेज डिफरेंस, दिस वाज द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल P एंड Q। अब आप फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड R निकालिए जरा। तो आपके पास इसलिए x कितना हो गया? नाउ योर x इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये x कितना हो गया आपका? x आपका हो गया 85 में से 5 निकालोगे तो 85 माइनस 5 दैट इज योर 80 सेंटीमीटर आपका हो गया फेज डिफरेंस। अब आप देखो, अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो 85 माइनस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या हो जाएगा जी? वेवलेंथ इसकी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल आंसर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये एक दूसरे से कितने डिग्रीज आउट ऑफ फेज हैं? 360 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कितना डिफरेंस है इनका? 2 पाई रेडियन। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट। ये ऊपर कैलकुलेट सॉरी 360 वाला, ये इन फेस भी तो हो सकता है 0 डिग्री। नहीं, दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं पूछ रहा हूँ ये 360 डिग्री जो हमने ऊपर किया है इसे 0 डिग्री पे लिख सकते हैं ना? हाँ इन फेस एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल उसी पे लेके आना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ऑल द पॉइंट्स at a phase difference of, as a phase difference at a phase difference of points at phase difference of 0 degree, 360 degree, 720 degree, or any integral multiple of 360 degree are called in phase points, are called इन फेज पॉइंट्स। इन फेज पॉइंट्स का मतलब क्या है कि दे हैव 0 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है, आर कंसीडर्ड एज, आर कंसीडर्ड एट 0 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है, 0 डिग्री फेज डिफरेंस। ठीक, ये बात समझ आ रही है? यस सर। आप इसको यूं भी कर सकते हो कि फेज डिफरेंस विल बी 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। फेज डिफरेंस इज 0 इफ, सॉरी फेज डिफरेंस इज 0 टू वेव्स आर इन फेज या टू पार्टिकल्स आर इन फेज। टू वेव्स, मैं वेव्स की भी कैलकुलेशंस करवाता हूं आपको। वेव्स आर, टू particles are in phase, particles are in phase if their phase difference is 0 pi, 2 pi, 4 pi or 2n pi, ठीक है। ये लाजमी याद रखना है, इसको याद किए बगैर आपका वेव्स का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्लियर? ये बात समझ आई है? यस अब अगर आपके पास इस, मैं एक और भी चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग एक वेव बनाते हैं, मैंने ये कहा था कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे। अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आपने यहाँ पे कर दिया, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है? पाई विच इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, सही है। तो अगर आपके पास पार्टिकल्स, इफ द फेज डिफरेंस इज पाई, 3 पाई, 5 पाई और 2n प्लस sorry n plus 1 by 2 pi, n plus 1 by 2 pi, then waves or particles are 180 degree out of phase। then particles या waves को हम लोग क्या कहते हैं? particles or waves are considered as
considered as 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये एक प्रोवर्ब है, समझ लो, डिग्री आउट ऑफ फेज। हम लोग कहते हैं यार तुम और मैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, छोड़ो। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली अपोजिट, ठीक है, कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे को। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब समझ आता है? वो कंप्लीटली अपोजिट वेव्स होती हैं, ये कंप्लीटली अपोजिट उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो अपोजिट वेव्स को आप हमेशा ऐसे लेके चलते हो। अब मैं फाइनली बस 2-3 मिनट्स आपके लूंगा, मैं दो वेव्स का फेज डिफरेंस आपको कैलकुलेट करवा दूं, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द टॉपिक, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। लेट्स से आई हैव टू वेव्स, और उन दो वेव्स के ऊपर मैंने फेज डिफरेंस निकालना है। तो लेट्स से आई हैव अ वेव ऑफ, दो मोनोक्रोमेटिक वेव्स का फेज डिफरेंस हमें निकालना है। मैं इसको कैलकुलेशंस होंगी, तो आई हैव टू स्पॉट सम पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट मार्क कर देता हूँ। तो लेट्स से आपके पास ये एक वेव है, ठीक है, दूसरी वेव आपके पास ये है, ठीक है, तीसरी वेव आपके पास ये है, चौथी वेव आपके पास ये है। मतलब 4 वेव्स नहीं, 4 हाफ वेव्स हैं, ठीक है। सो these waves are having time difference. Let's say you have got 10, 20, 30, 40. This time is in milliseconds. अब आपके पास ना इसका एम्पलीट्यूड है। मेरे पास एक और वेव है, that wave has started some time before. Let's say, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, ये वेव यहाँ से कहीं से पहले से शुरू हुई, मैं उसको यहाँ से शुरू करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास मैक्सिमम पोजीशन पे थी, यहाँ पे आपका इसका मिनिमम पोजीशन ये होगा। देन व्हेन इट इज एट मिनिमम, ये आपके पास मैक्सिमम पे चली जाएगी, एंड दिस वे, दिस वे, दिस वे, एंड दिस वे, एंड बैक टू दिस, और ये आपके पास चली जाएगी यहाँ पे। तो अब अगर मैं इस वेव को ड्रॉ करता हूँ, तो आई विल गेट दिस वेव, ठीक है। सही बात समझ आ रही है? ये उसके बाद आपके पास ये वेव है, और ये दो वेव्स हैं। इन दोनों वेव्स में आपने फेज डिफरेंस निकालना। फेज डिफरेंस निकालने के लिए सिलेक्ट टू आइडेंटिकल पोजीशंस ऑफ द वेव। आपने क्या करना है? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एज यूजुअल, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने आपको ये कहा कि यू हैव आइडेंटिकल, आई मीन इन फेज वेव्स, तो इसका फेज डिफरेंस निकालने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट टू आइडेंटिकल पीक्स। आइडेंटिकल पीक्स का मतलब ये कि ये जो ब्लैक कलर की वेव है, इट इज कंप्लीटेड, यानी इट्स फर्स्ट वेव इज कंप्लीटेड आफ्टर 20 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब आपकी जो रेड कलर की पहली वेव कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट वेव कंप्लीट हो रही है, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव की कंप्लीशन है, फर्स्ट वेव की कंप्लीशन यहाँ हो रही है इसकी, ठीक है। ये बात याद रखना कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वेव, रेड वाली फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, और ब्लैक वाली फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट वेव की कंप्लीशन ये है, फर्स्ट वेव कंप्लीशन, ठीक है जी। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप लेना है, बिकॉज दैट इज योर 5 मिली सेकेंड पोजिशन, और ये आपके पास 20 मिली सेकेंड पोजिशन है। तो अगर मैं इनका गैप लूंगा, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेव्स? मेरा स्केल कहीं गायब हो गया। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि दिस इज दैट वन स्पॉट। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक पॉइंट ये है मेरा, और एक पॉइंट मेरा ये है। आप दो आइडेंटिकल पीक्स का गैप भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज द गैप, ठीक है। ये आपके पास टाइम है, स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी किसके बराबर होगा? 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 विच इज 15 मिली सेकेंड, ठीक है। ये बात एक आपने इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर रखनी है। देन यू हैव टाइम पीरियड फॉर दिस वेव, एनी ऑफ द वेव्स के लिए टाइम पीरियड निकालिए। तो योर टाइम पीरियड इज इजी टू कैलकुलेट फॉर ब्लैक वेव, तो ये आपके पास हो गया 20 मिली सेकेंड्स। कितना हो गया टाइम पीरियड?
20 मिली सेकेंड। अब आप मुझे बताइए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो इफ आई से दैट व्हाट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी इज 15 मिलीसेकंड डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 पाई रेडियंस करोगे तो क्या आंसर आएगा मुस्तबशिर? सर दोनों वेव्स एक दूसरे से कितनी दूर हैं? 3/2 आई मीन 3 पाई बाय 4 ऐसे ही है ना? 3/2 2 3 पाई बाय 2, यस सर आई थिंक। ओके। 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 डिग्रीज, ठीक है। अगर आप इसी को कैलकुलेट करेंगे इन दिस वे 15 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 360 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 270 डिग्री। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि these two waves are 270 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब 270 डिग्री के लिए कुछ बुक्स में आपको एग्जामिनर इस पे भी अलाउ कर देता है कि दैट्स फाइन, बच्चे ने नहीं किया हुआ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ से भी ले सकते हो 270 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का मतलब इनके दरमियान एक और तरीके से भी फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। सो व्हाट इज दैट फेज डिफरेंस? कितने का है? 5 मिली सेकेंड का, इज इट 5 मिली सेकेंड का ये है ना, बिकॉज दैट इज 25 और दिस वन इज 30, तो 5 मिली सेकेंड का अगर गैप है तो आप टाइम पीरियड की कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 360 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा? 45 डिग्री, 90 डिग्री, यस 90 डिग्री। तो आप दोनों सिचुएशंस में आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगर आप 270 डिग्री लिखते हैं तब भी सही है और 90 डिग्री लिखते हैं तब भी सही है, बट द गेम इज अगर आप 270 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रेड वेव इज 270 डिग्री अहेड ऑफ दिस ब्लैक वेव, ये पहले ही स्टार्ट हुई है तो इसलिए 270 डिग्री पहले खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री लिखते हो तो इसका मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करो रहे हो। सो बोथ आर द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ योर फेज डिफरेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, वेव्स में काफी डिटेल डिस्कशंस करनी पड़ती हैं हमें अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई होप दैट दे वुड मेक अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स। इसके बाद हम लोग कल वाले लेसन